हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। चलिए जी, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की, कंपनीज एक्ट के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और ये क्वेश्चन फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट दोनों ही लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। तो सब लोग को इन क्वेश्चंस को मेरे साथ में करना है। तो आइए फटाफट से समय गवाए बगैर हम लोग कर देते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए जी, तो फिर से एक बार बता देता हूं कि वही चीजें मैंने यहाँ पे कवर अप की हैं जो फाउंडेशन वालों के कोर्स में है, लेकिन इंटर वाले भी जानते हैं कि ये सारी चीजें उनके कोर्स में भी रहेंगी, क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इसको करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। इट्स शेयर होल्डर इंक्लूड 165 यहां पे बोल रखा है कि सिंगल शेयर होल्डर्स हैं। 30 यहां पे कपल्स इंक्लूड हैं जिन्होंने शेयर ज्वाइंटली हेल्ड करके रखा है। टोटल यानी कि 60 लोग वो है और 30 यहां पे कपल्स हो गए। 100 एम्प्लॉइज हैं जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, जिनमें से 60 ने जॉब को छोड़ दिया लेकिन स्टिल दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा यहां पे लिखा गया है, बराबर। और पूछा गया है हैज द कंपनी एक्सीड द लिमिट ऑफ 200, बराबर से। पर क्या कंपनी को पब्लिक कंपनी में रजिस्टर्ड होने का रिक्वायरमेंट है क्या? अब आप लोग सब सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनीज के बारे में जानते हैं, जहां पे मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 200। लेकिन जब ये 200 का लिस्ट काउंटिंग करेंगे उस वक्त में ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को काउंट करना है एज अ सिंगल मेंबर, एज वेल एज एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को हम इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। तो आंसर लिखने का पैटर्न बहुत सीधा सीधा सा है। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 68 को पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक्सप्लेन कर दिया गया, जैसा अभी हम लोगों ने बात की ना। उसके बाद में फाइनल आंसर के ऊपर अगर बात करूं तो इन द गिवन केस यहां पे क्वेश्चन के बारे में समझा दिया। अब क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि 165 हमारे सिंगल मेंबर्स हैं और कपल्स जो हैं ज्वाइंट शेयर होल्डर जिनको सिंगल मेंबर काउंट किया जाता है वो है यहाँ पे 30, बराबर। और एम्प्लॉइज एज वेल एज एक्स एम्प्लॉइज जो हमारे हैं उन्हें हम इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते, यानी कि उन्हें यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि हमारा जो टोटल है वो 195 है, जो लेस देन 200 है। इसीलिए कहीं पर भी कन्वर्जन की यानी पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला है। does not require to getting itself registered as a public company। सीधा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने रेगुलर बेस पे भी किए हैं, तो बहुत आराम से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर नवनीत has been doing 3 different type of business with each having different trade name, अलग अलग नेम है। To have corporate identity, he wants to incorporate OPC for each business। हर एक के लिए वो OPC ओपन करना चाह रहे हैं। He has decided to form 3 companies, मतलब 3 OPC मिस्टर नवनीत ओपन करना चाह रहे हैं। और in all the 3 company he will be holding 100% of share capital and each will be registered as OPC। वो चाहता है भी 100% शेयर कैपिटल इनके पास में रहे और एज OPC कंपनियां ओपन होनी चाहिए। Is there any legal barrier in forming OPC in these circumstances? क्या कहते हो? बट ऑब्वियस है, कोई भी पर्सन, एक नेचुरल पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। देखिए आंसर में भी अपन ने लिखा सेक्शन 2 क्लॉज 62 के हिसाब से पहले आपको डेफिनेशन दे देना चाहिए। फिर ओपीसी के लिए नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। क्लियर, हम लोगों को ये पता है। तो अगर आप 3 ओपीसी अपने नाम से ओपन करना चाह रहे हो तो अलाउड नहीं है। हालांकि आगे पूछा है कैन ही फॉर्म 1 कंपनी फॉर ऑल 3 बिजनेस। ये पॉसिबिलिटीज हमारी जरूर हो सकती है, लेकिन एक बंदा 3 कंपनीज को ओपन करे पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हमेशा की तरह क्वेश्चन समझा दिया गया। फाइनल आंसर कहता है एज पर कंटेक्स्ट ऑफ द अबव प्रोविजन 1 पर्सन कैन बिकम मेंबर और नॉमिनी इन सिंगल 1 पर्सन कंपनी। एक से ज्यादा का नहीं बन सकता। नवनीत कैन आइदर फॉर्म ओनली सिंगल ओपीसी, आप एक ही ओपीसी ओपन करिए जिसमें तीनों बिजनेस करिए, एंड कैन कैरी आउट ऑल 3 बिजनेस अंडर अ सिंगल नेम बट कैन नॉट फॉर्म 3 डिफरेंट ओपीसी फॉर ऑल 3 बिजनेस। 3 ओपीसी का ओपन नहीं कर पाएंगे, एक ओपीसी ओपन करके उसमें 3 बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अलाउड रहेगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसा आप लोगों को मैंने रेगुलर क्लास में भी बोला है
जो प्रोविजन आप लिखते हैं, अगर हमारा ये क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स का रहा, बराबर, तो लगभग प्रोविजन के 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, और जो आप फाइनल आंसर अपना कंक्लूजन देते हैं उसका रहता है जनरली 1 मार्क, या कई बार 2 और 2 मार्क्स भी हो सकते हैं। अगर फाइनल आंसर में भी कुछ ट्रिक है तो ध्यान रखिएगा, जो आपको फोकस करना है मेनली अपना प्रोविजन पे फोकस करना है, वो सबसे बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि मेन मार्किंग आपको उसी की मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जेड लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, लायबल टू पे टैक्स है, टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी इट फॉर्म अनदर कंपनी अंडर ब्रिटिश लॉ एंड ट्रांसफर ऑल इट्स, अच्छा अंडर ब्रिटिश लॉ, ठीक है समझ में आया कि जेड लिमिटेड इंडियन कंपनी है, टैक्स पे करने के लायबल है, तो टैक्स लायबिलिटी अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक अनदर कंपनी ब्रिटिश लॉ में ओपन किया, और ट्रांसफर ऑल इट एसेट टू द ब्रिटिश कंपनी फॉर नॉमिनल कंसिडरेशन, और बदले में टुक हिम बैक टू हायर फ्रॉम द सेम कंपनी, thereby transferring its profit to the British company. ठीक है, can we treat British company and Indian company as one single entity for the purpose of levying of tax? बहुत कुछ। हमारा जो केस था डिंशा मैनेजी पेटेंट वाला, जो हमारा केस है, उसी के जैसा हमको ये पॉइंट लगता है, जहां कंपनी का फॉर्मेशन भले ही आपने ब्रिटिश लॉ में किया, लेकिन वो टैक्स एविएशन के लिए है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या जाएगा। हमने सबसे पहले कॉर्पोरेट वेल को समझाया। कॉर्पोरेट वेल रेफर टू लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर टू द कंसेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन, यानी कंपनी कुछ भी करेगी उसके लिए मेंबर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाला नहीं है, कंपनी एक ढाल की तरह से सामने आ जाएगी, बराबर, एक शील्ड की तरह से। Further, corporate wealth can be lifted, which means looking behind the company as a legal person, यानी कुछ केसेस में हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी को, आप सबने पढ़ा हुआ है। Where corporate entity is used to aviation of tax, अगर टैक्स एविएशन के लिए है तो बट ऑब्वियस है, कोर्ट अगर चाहे तो रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए इसको हटा सकता है, बराबर। अब यहां पे हमने फिर से क्वेश्चन पूरा जो था उसको समझा दिया। फाइनल आंसर देखो, कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ जेड लिमिटेड, और वो जो ब्रिटिश कंपनी आपने बनाई बिल्कुल लिफ्ट कर सकती है, एज द इंटेंशन ऑफ जेड लिमिटेड बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी अंडर ब्रिटिश लॉ टू, अगेन वही हो गया, टैक्स एविएशन था, एंड रेवेन्यू फ्रॉम इट्स बिजनेस इन इंडिया। भाई आप ये चाह रहे थे कि एसेट सारी वहां चली जाए, इनकम सारी उधर होने लग जाए, और उसके बाद वहां पे टैक्स फ्री होकर के आपके हाथ में आ जाए। Thus, Z Limited and British company can be treated as one single company for the purpose of levying of tax. वैसे सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, लेकिन आपने जो एसेट उनको ट्रांसफर कर दिया उधर, और जो इनकम उधर होने लगी, वो और इस कंपनी का इनकम मिला करके फिर उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आप इसमें डिंशा मैनेजी पेटेंट वाले केस का रेफरेंस जो है वो बिल्कुल दे सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर से। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 कहता है, काजू कतली प्राइवेट लिमिटेड, दिवाली का टाइम है तो नाम भी कुछ ऐसा ही है, काजू कतली प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, और उसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 करोड़ का है, ठीक है, और उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 2.5 करोड़ का है, बढ़िया बात है। 75% इनके वोटिंग पावर जो है वो अनदर कंपनी के पास में है, विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके, यानी इस कंपनी का, काजू कतली प्राइवेट लिमिटेड का 75% पार्ट किसी और पब्लिक कंपनी के पास में है। क्या यहां पे काजू कतली प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? अब हम लोग सब जानते हैं स्मॉल कंपनी के लिए हमारे पास में जो लिमिट है, बराबर है, वो कितना होना चाहिए? आप लोग सब जानते हैं कि कैपिटल मैक्सिमम है 2 करोड़ की, और टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम है 20 करोड़ का, है ना। 2 लिमिट्स हो गई हैं, चेंज हो गई थी लिमिट्स। तो 2 करोड़ का इनका कैपिटल होना चाहिए। बच्चे लोगों, कैपिटल आप लोग देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अरे भाई, इरेजर को क्या हुआ हमारे? अरे कमाल है, इरेजर भाई साहब ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। देखते हैं, वापस से इसको ओपन करते हैं, तो उम्मीद है कि हमारा जो इरेजर है बिल्कुल काम करेगा, भी करेगा, कर लिया काम। आइए यहां से देखें तो क्लियर पता लग रहा है कि इनका कैपिटल जो है वो होना चाहिए 2 करोड़ का, बराबर से, जबकि यहां पे है 2.5 करोड़ का। इसका मतलब अपने को समझ जाना चाहिए कि भाई ये कंपनी जो है वो कैपिटल का स्टेटस मेंटेन नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए 2 करोड़ रुपया कैपिटल होना चाहिए,
ठीक है। अब 2 करोड़ का अगर कैपिटल है और कैपिटल आपका बाहर निकल चुका है तो इट मींस ये कंपनी स्मॉल कंपनी तो नहीं हो सकती। टर्नओवर 20 करोड़ का चाहिए जो सिर्फ 5 करोड़ का ही है टर्नओवर, तो एक रिक्वायरमेंट भी अगर आपने ब्रेक कर दिया तो भी ये कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी का कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकती है, अपने को ही ध्यान रखना है। तो देखिएगा अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, यहां पे पूरा का पूरा इनका डेफिनेशन आ गया। डेफिनेशन आने के बाद हमने यहाँ पे लिख भी दिया, पूरा क्वेश्चन हमने समझा दिया अच्छी तरह से और फाइनल आंसर हमने यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बहुत जबरदस्त वाला मैं चेंज करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही अपने को समझ में आ जाएगा कि इनका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से कम का है, एक कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन पेड अप कैपिटल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब ये कंपनी स्मॉल कंपनी का कैटेगरी में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके यहां पे 1.5 करोड़ कर दूं, एक्चुअली 1.5 करोड़ के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर हमने दिया था, मेरे ख्याल से कोई मिसप्रिंट रहा है। तो अगर 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ यानी 2 करोड़ से कम हो गया कैपिटल, पर टर्न ओवर भी 20 करोड़ से कम है, तो हमको लग सकता है कि ये कंपनी स्मॉल कंपनी है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त बात है, आप लोग सब जानते हैं कोई भी स्मॉल कंपनी किसी की भी होल्डिंग या किसी की भी सब्सिडरी नहीं होगी, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं होगी और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी नहीं आएगी। जबकि काजू कतली प्राइवेट लिमिटेड का 75% पार्ट किसी अनदर कंपनी के पास है, मतलब ये कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है और पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी खुद भी पब्लिक कंपनी माना जाता है, आप भी जानते हो। तो उस वजह से भी और एज वेल एज अगर ये किसी की सब्सिडरी कंपनी भी है तो भी ये कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का कैटेगरी में नहीं आ सकती। हमारा प्रोविजन बहुत क्लियर था, एक्सेप्ट अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, बराबर। तो इन केस ऑफ दिस केस काजू कतली शेयर ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन विद अनदर कंपनी, काजू कतली का दूसरी के साथ में सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशन है। इतनी बार काजू कतली सुन करके भूख भूख नहीं लग जाए आप लोगों को। इट फॉल्स विद द एक्सेप्शन टू द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, हेंस काजू कतली इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो इस क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करें तो 2.5 करोड़ की जगह पे 1.5 करोड़ कीजिएगा तो हमारा जो मेन, हालांकि आंसर फाइनल आंसर तो सेम ही है, ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्रिक बनाना चाहें तो 2.5 की जगह 1.5 करोड़ करिएगा तो कैपिटल और टर्नओवर तो लिमिट से कम है, लेकिन ये कंपनी किसी की सब्सिडरी कंपनी हो गई, इसीलिए ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएगी। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 1 करोड़ का है, जिस पर वोटिंग राइट जो है वो टोटल 50 लाख के हैं। ओके, 1:2 का जो हमारा रेशियो होता है, ठीक है। वाई लिमिटेड के पास में 45% ऑफ वोटिंग पावर एक्स लिमिटेड के आ चुके हैं, जेड लिमिटेड के पास में 20% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं और XYZ लिमिटेड के पास में टोटल 75% वोटिंग राइट है वाई लिमिटेड में और 60% वोटिंग राइट है जेड लिमिटेड के अंदर। तो क्या एक्स और XYZ का कोई रिलेशन होगा क्या? अब क्वेश्चन पढ़ते ही बड़ा खतरनाक सा लगता है कि आखिर से ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। देखिए क्वेश्चन मेन पूछा है एक्स लिमिटेड पे, बराबर। अब हम देखते हैं इसको। अब एक्स लिमिटेड का जो सारा काम रहेगा वो वोटिंग राइट्स पे रहता है। तो आइए वोटिंग राइट्स पे हमारा पूरा क्वेश्चन दे रखा है। तो आप लोग सब जानते हैं अगर एक्स लिमिटेड के 51% वोटिंग राइट्स पर किसी और कंपनी का कंट्रोल हुआ तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। तो वाई लिमिटेड के पास में है 45%, बराबर, क्लियर एकदम से, यानी वाई और एक्स का तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन नहीं बना। ओके, जेड लिमिटेड के पास में भी बचे लोगों 20% का पार्ट है, यहां पे भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन नहीं बना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई आगे ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि y और z का आपस में कोई रिश्ता है तो ये 45 + 20 मिलाकर के आप जानते हैं 65% हमारा हो जाएगा, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन सकता है। क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है? जी हाँ। एक नया कंपनी और इंट्रोड्यूस होता है वहां पे जिसका नाम है XYZ लिमिटेड और XYZ के पास में वाई लिमिटेड का 75% है। बच्चों समझ रहा, वाई का 75% मतलब वाई लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी और है, वाई लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी और है, मतलब वाई लिमिटेड जो है इसकी एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम हो गया XYZ, बराबर। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सेम उसी तरह से XYZ जो है वो Z लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी है। देखिए 60% उनके पास में Z लिमिटेड की भी है, यानी Z लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी XYZ ही है।
बोलिए यहां तक बात समझ में आया सब लोग को? दो अलग अलग कंपनियां, ये एक्स लिमिटेड, वो XYZ लिमिटेड, समझ रहा। एक्स लिमिटेड का जितना भी शेयर कैपिटल है, सॉरी जितना भी वोटिंग राइट्स है, उसका 45% वाई के पास है और 20% जेड के पास है, ठीक है। तो ये दोनों का ही एक्स के साथ होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को एक और इंफॉर्मेशन दिया, वाई लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी XYZ है और जेड लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी XYZ है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चे लोगों कि XYZ की दो सब्सिडरी कंपनियां ऑलरेडी हैं, एक वाई लिमिटेड और एक जेड लिमिटेड, है ना। क्योंकि एक का उसने 75% हेल्ड कर रखा है और एक का 60% हेल्ड कर रखा है। तो ये हो गई हमारी मेन होल्डिंग कंपनी। अब आप सब जानते हैं डेफिनेशन, अगर कोई भी कंपनी आइदर ओन, चलो ओन तो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन टुगेदर विद सब्सिडरी कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनियों के साथ मिला के भी अगर वो 51% से ऊपर ले ले तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। तो XYZ की ये जो वाई लिमिटेड सब्सिडरी है, इसने एक्स लिमिटेड में ले रखा है 45%, है ना। और इसी की सब्सिडरी जेड लिमिटेड ने कितना ले रखा है बच्चे लोगों? 20%। अभी भी अपन ने बात की, तो टोटल इन्होंने मिला करके 65% का होल्डिंग किया। तो इनडायरेक्टली हम यहां बोल सकते हैं कि XYZ लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के अंदर 65% का होल्डिंग कर लिया, बराबर। भाई XYZ ने डायरेक्टली तो एक भी शेयर नहीं खरीदा, लेकिन अपनी दो सब्सिडरीज के थ्रू तो खरीद लिया ना, तो एक ही बात मानी जाती है। तो इसका मतलब यहां पे XYZ इज होल्डिंग ऑफ एक्स लिमिटेड, ये हमारे फाइनल आंसर में होना चाहिए। हाँ देखो अपन आंसर कैसे लिखते हैं हमेशा की तरह से, यहां पे हमने जो मेन प्रोविजन था वो समझा दिया, यहां पे हमने क्वेश्चन के बारे में समझा दिया। अब आप मेन चीज देखें, Here Y and Z are subsidiary of XYZ और इन दोनों के पास में बट ऑब्वियस है 50% से ज्यादा का वोटिंग पावर है। तो एक तरह से XYZ के पास इनडायरेक्टली कंट्रोल आ गया 65% का, यानी मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट। सो एक्स लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ XYZ, या आप ऐसे भी लिख सकते थे XYZ इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। ये हम लोग को आंसर में ध्यान में रखना है, बराबर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ना तो कंफ्यूज होना है ना घबराना है, बहुत आराम से इस तरह का कोई डायग्राम चार्ट वहां पे सेट करिए, वेदर मेल में करिए वेदर रफ में करिए आप लोग, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप फिर आंसर को ड्राफ्ट कर पाएंगे, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर अनिल फॉर्म्ड अ 1% कंपनी ऑन 16 अप्रैल 2018, बराबर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार। टर्नओवर ओपीसी का जो है वो बढ़ता बढ़ता 2.25 करोड़ पे हो गया था 2019 के अंदर ही। उसका फ्रेंड सुनील जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है ओपीसी, और इसीलिए वो उसको वॉलंटरी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या अनिल ऐसा कर सकता है क्या? बच्चे लोगों, यहाँ पे आपको मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, आंसर आपके सामने है। पुराना हमारा प्रोविजन था कि कोई भी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन से 2 साल तक कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो 2018 अगर है तो 2020 से पहले आप कन्वर्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन इन 2 सालों में अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा या कैपिटल 50 लाख से ऊपर चली जाए तो आप कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा प्रोविजन जैसा आप लोग देख रहे हो, पूरा का पूरा प्रोविजन क्रॉस कर दिया गया है। यानी कि अब न तो कन्वर्जन की कोई लिमिट है कि भाई 2 साल तक रुकना ही पड़ेगा, न ही कोई टर्नओवर का लिमिट है, न ही कोई कैपिटल का लिमिट है। तो डायरेक्ट अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम, लेकिन आपको बता इसलिए दिया कि अगर अभी भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप लिखोगे नाउ टाइम देयर इज नो लिमिट, सो कंपनी ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर कंपनी एट एनी टाइम। वॉलंटरी कभी भी हो सकते हो, कोई 2 साल वेट करने का जरूरत नहीं, कोई टर्नओवर बढ़ाने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मिस्टर अनिल कैन कन्वर्ट ओपीसी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलोंग विद सुनील, आप बिल्कुल कर सकते हो, किसी तरह का अब कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो आपको आंसर में क्या करना चाहिए, आप ओपीसी का बच्चे लोगों 2 क्लॉज 62 के हिसाब से डेफिनेशन दे देना चाहिए। डेफिनेशन देने के बाद सीधा सीधा सा नाउ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ कंपनी एज वेल एज टर्नओवर ऑफ कंपनी, सो दिस कंपनी कैन बी कन्वर्टेड वॉलंटरी इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी एट एनी टाइम। ये आप लोग ध्यान रखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए 7 क्वेश्चन बच्चे लोगों, बहुत डिस्कशन वाला हमारा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो इंटर में भी आ चुका है पहले और पिछली बार हमारे फाउंडेशन वालों के एग्जाम में भी आ चुका है। नवीन एक इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा है 1% कंपनी अपनी सिस्टर नवीता के साथ में। नवीता इंडिया को परमानेंटली छोड़ करके जा रही है, बराबर, इज लिविंग, छोड़ रही है परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज इन अब्रॉड। ड्यू टू दिस फैक्ट वो अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाह रही है, वो एज अ नॉमिनी विड्रॉ करे क्योंकि वो तो इंडिया से बाहर जा रही है। तो आपसे 2 सवाल पूछे गए, अगर नवीता यहाँ पे परमानेंटली इंडिया छोड़ देती है तो क्या उसके लिए मैंडेटरी होगा क्या कि वो विड्रॉ करे?
अब यहां पे एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, दो चीजें। कुछ तो स्टूडेंट लोगों को लगा कि सर अभी प्रीवियस ईयर में तो उसने कंडीशन कंप्लीट की है ना, तो अभी क्यों विड्रॉ करना है। एक्चुअली क्वेश्चन फ्यूचर के लिए पूछा गया है, पता ही लग रहा है ना अपने को कि वो इंडिया छोड़ के जा रही है, तो बट अब ये फ्यूचर के लिए पूछा गया है कि क्या विड्रॉ करना है क्या। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तब तक अमेंडमेंट नहीं थे। सर क्या अमेंडमेंट थे, वो ऑलरेडी मैं अमेंडमेंट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। फाउंडेशन वालों के लिए मैं अलग से, इंटर वालों के लिए भी अलग से वीडियो बना करके ला चुका हूं। आप इसी चैनल पे आगे देखेंगे तो आपको क्वारीज बाय स्टूडेंट एंड रिप्लाई बाय आईसीआई का एक वीडियो मेरा मिल जाएगा, उसको देखिएगा। उसमें इस तरह की बातें मैंने सारी डिस्कस करके रखी है, बराबर। अब सवाल ये हुआ कि अमेंडमेंट से पहले हमारा आंसर यहां पे होता था यस शी हैज टू विड्रॉ, उसको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, बराबर। सिटीजनशिप के बारे में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये था अच्छा सिटीजनशिप उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा। सर लेकिन परमानेंटली चली गई तो सिटीजनशिप तो चली जाएगी, जबरदस्ती नहीं है, वो एनआरआई बन के भी यहां पे रह सकती है, सिटीजनशिप चली जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा मेन क्वेश्चन इस बात पे फोकस था कि वो रेजिडेंट नहीं है, इसीलिए क्या उसको छोड़ना पड़ेगा नॉमिनेशन। अब पुराना जो कंसेप्ट था, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर आपको इंडिया में रहना होगा, और आप चूंकि परमानेंटली छोड़ करके जा रहे हो तो आप ये चीज मेंटेन नहीं कर पाओगे, सो यस शी हैज टू विड्रॉ। अब क्या होता है जब अमेंडमेंट आता है, तो अमेंडमेंट के हिसाब से अब चाहे आप इंडियन रेजिडेंट हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, आप ये स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। उस बेस पे मैंने यहां पे आंसर लिखा हुआ है नो, उसको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिटीजनशिप मेंटेन कर लेती है तो चाहे रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, जो मैंने क्लास में और लगातार आपसे डिस्कस किया है, वो ओपीसी का नॉमिनेशन अभी विड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आईसीआई का May 22 का जो नया स्टडी मेट आया वो अभी भी इसका आंसर यस में ही देता है। उसका रीजन मेरे उस वीडियो में है। ये लोग सिर्फ ये मान के चल रहे हैं और अदरवाइज का कहीं पर भी इफेक्ट इस वक्त में आईसीआई अपने स्टडी मेट में नहीं डाल रहा है। वो एक ही कंसेप्ट लेके चल रहा है कि अगर प्रीवियस ईयर में आप 120 डेज का अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं तो आप रेजिडेंट हैं, अदरवाइज नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि आप इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहे हो तो यस में आएगा। फिर इन्होंने, मेरा भले ओपिनियन नो का हो, लेकिन आईसीआई के हिसाब से आपको इधर यस लेकर के चलना है कि यस शी हैज टू विड्रॉ। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, अगर नविता मेंटेन कर लेती है रेजिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस। अब ये मेंटेन करने का मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन और मोर आपको यहां पे रहना पड़ेगा, बराबर से 120 डेज और मोर, ये आपको बकायदा आंसर में लिखना है, तो वो मेंटेन कर सकती है। हालांकि मेरा आंसर ये था कि यस एज ए नेचुरल पर्सन, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे रेजिडेंट हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट आईसीआई कहता है नहीं जी, आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा कि अगर वो 120 डेज पिछले साल रह रही है, और क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस मेंटेन कर रही है, तो बकायदा वो यहां पे उसको नॉमिनेशन वापस नहीं लेना पड़ेगा। ये आप लोग को आंसर में अपने लिखना है। तो प्रीवियस जो आंसर्स दिए गए थे बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे इस वाले आंसर में 182 डेज प्रीवियस ईयर की जगह पे आपको 122 डेज प्रीवियस ईयर करना है, बाकी हमारा आंसर सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ आप नो की जगह, मेरा ओपिनियन नो कहता है, बट आप यहाँ पे भी यस करेंगे अपने एग्जाम पर्पज से, क्योंकि आईसीआई अभी इसी पैटर्न को लेकर चल रहा है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर देने वाले वो है, तो उन्होंने जो हमारी क्वारीज का सॉल्यूशन करके दिया है वो हमको भी फिलहाल तो फॉलो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आपको लेके चलता हूं। इसी तरह का क्वेश्चन नवंबर 21 का क्वेश्चन है, जो मैंने डिस्कस भी कर रखा है, क्लासेस के अंदर भी कर रखा है, एज वेल एज मेरे उस वीडियो में भी कर रखा है। मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन, स्टे इंडिया में ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, उनका सिर्फ 115 दिन का है। अब मेरा ओपिनियन आप लोग सब जानते हो, अब इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्लियर है सेक्शन के अंदर, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे ना हो, एनआरआई भी हो तो चलेगा। लेकिन आईसीआई का जो आंसर है, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा फाउंडेशन वालों का, इस बार का जो करंट फाउंडेशन वाले हमारे स्टूडेंट है नवंबर वाले, उनके सेटअप में दे रखा है, उनके आरटीपी के अंदर दे रखा है। भाई बीच में कॉल किसका आ गया, बराबर से। तो अब इस चीज को समझिएगा बहुत सीधे तरीके से। तो यहां पे इस बार का जो आरटीपी है फाउंडेशन वालों का नवंबर 21 का, उसका ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने दे रखा है नवंबर 21 आरटीपी का क्वेश्चन है, जो क्लियर कट बात यहां पे करता है कि भाई हमको पिछले साल 120 दिन देखना है, बराबर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बोला है इंडियन सिटीजन है, स्टे उनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग में खाली 115 दिन का है। ये मिस्टर ए अपॉइंट करना चाहते हैं बी को एज नॉमिनी, जो कि फॉरेन सिटीजन है लेकिन इंडिया में स्टे 130 डेज कर रहा है।
तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला, मिस्टर ए एलिजिबल है क्या? बच्चे लोगों, आपको आंसर देना है ICAI के हिसाब से। पहले इन्होंने पूरा प्रोविजन समझा दिया है। प्रोविजन समझाने के बाद क्लियर बोल दिया कि भले वो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में उनका स्टे 120 दिन से कम है, 115 दिन ही है, 115 डेज ही है। सो मिस्टर ए इज नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC, नहीं कर सकते। अब जहां तक नॉमिनी की बात करें तो साफ पता लग रहा है भाई, नॉमिनी तो फॉरेन सिटीजन है, तो फॉरेन सिटीजन तो सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल उसका नाम अलाउड नहीं है। भले ही 120 डेज से ज्यादा रहा हो, लेकिन फॉरेन सिटीजन अलाउड नहीं है, तो नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर। उसके अलावा बच्चे लोगों, यहाँ पे पेनल्टी का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है कि अगर ये प्रोविजन नहीं फॉलो किए जाते तो पेनल्टी क्या लगेगी आपके स्टडी मैट में। मेरे नोट्स में मैंने नहीं लिया है, लेकिन स्टडी मैट में पेनल्टी दे रखा है। अगर आप ये प्रोविजन ब्रेक करते हैं तो पनिशमेंट लगेगा मिस्टर ए के अगेंस्ट में। फाइन है 10,000 रुपीज तक का, और जब तक आपका गलती चालू रहेगा पर डे 1000 रुपीज के हिसाब से ये पनिशमेंट जो है वो चालू रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, बीच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज एवरी डे। पहला जो आपने ब्रेक किया ये प्रोविजन, उसके बाद से 1000 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। तो ये आप चाहें तो याद रख करके यहाँ पे जा सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसको तैयार करके जाएं। चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। बहुत सीधा सीधा पॉइंट है। चलिए, 9th वाला क्वेश्चन है, MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹75 लाख एंड टर्नओवर 30 करोड़। क्या बात है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 75 लाख का है, टर्नओवर इनका 30 करोड़ का है। एक्सप्लेन करना है आपको स्मॉल कंपनी का। एक तो मीनिंग पूछा है बच्चे लोगों, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्लॉज 2 सेक्शन 2 क्लॉज 85 के हिसाब से देना है आपको, ये पढ़ा। आगे आपसे 2 सवाल पूछे हैं, क्या ये जो कंपनी MNP है ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस मेंटेन करेगी क्या? अगेन बच्चे लोगों सेम, 2 करोड़ का होना चाहिए इनका कैपिटल, तो कैपिटल 2 करोड़ से कम है, 1 कंडीशन कंप्लीटेड। लेकिन टर्नओवर मैक्स 20 करोड़ का हो सकता है, वो 30 करोड़ पे जा रहा है। नहीं जी, ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात, अगर इनका टर्नओवर 15 करोड़ ही हो तो यस, इस केस में मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस इधर कंप्लीट होती दिख रही हैं। ये आप लोग ध्यान रखोगे, पूरा प्रोविजन अच्छे से एक्सेप्शन तक समझाओगे। फिर फर्स्ट वाले का आंसर क्लियर है, कैनॉट अवेल, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो बाहर निकल गया 20 करोड़ के क्राइटेरिया से। यहाँ पे कितना दे रखा था बच्चों, 30 करोड़। कैपिटल भले पूरा हो रहा है लेकिन टर्नओवर नहीं। सेकेंड वाले में अगर आपका टर्नओवर 15 करोड़ है तो आप दोनों क्राइटेरिया अवेल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9th भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dipesh has formed a one-person company with his wife Ruchi as nominee for the last 3 years. His wife Ruchi is suffering from terminal illness, and due to this hard fact, he wants to change her as nominee. Okay, उसकी वाइफ, दिपेश की वाइफ रुचि यहाँ पे एज अ नॉमिनी अपॉइंट हुई है, 3 साल से बीमार है, ये नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं। तो इनके पास में ही हैज ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस फ्रेंड रोहित, इनका एक दोस्त है रोहित, जिसको नॉमिनी बनाना चाह रहा है, या फिर उसकी बेटी अलाना जो 9 साल की है उसको नॉमिनी बनाना चाह रहा है। तो बताइए क्या करना चाहिए? बच्चे लोगों को क्या कहते हो? पहले तो प्रोविजन समझाओ पूरा का पूरा कि आखिर नॉमिनी कौन हो सकता है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। वो अपना क्वेश्चन अपनी जगह पे है। ये 120 दिन पिछले साल में उनको इधर पे रहने का है, ठीक है, जो अभी का तो हमारा कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन खैर ये क्वेश्चन रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट का है नहीं। ये क्वेश्चन ये है कि दोनों में से किसको बनाना है। तो आप लोग जानते हैं माइनर जो है वो न तो मेंबर बन सकता है न नॉमिनी अपॉइंट हो सकता है, बात ही खत्म हो गई। तो फिर एक ही चॉइस इनके पास बचता है, अलाना कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी, सो दिपेश कैन अपॉइंट हिज फ्रेंड रोहित एज नॉमिनी फॉर ओपीसी। ये हम लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? बराबर से। तो बच्चे लोगों, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, आई थिंक हाफ एन आवर आई थिंक हो गया होगा, या जितना भी टाइम हुआ हो। तो अभी मेरे पास क्वेश्चंस और भी हैं, यानी कि इसका एक पार्ट अभी और आ सकता है। तो वो आप लोग मुझे बताएंगे भाई, अगर आप लोग चाहेंगे कि यस सर एक पार्ट और दे दो इसका हमको, तो बिल्कुल हम एक पार्ट और इसके अंदर कवर करेंगे, जिसमें अभी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायरस के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट और कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के होल्डिंग सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनीज के भी हम लोग कवर करेंगे। 20 क्वेश्चंस लगभग है,
10 का एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो उसको जरूर टाइम पे कंप्लीट करना। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो लग जाइए, जुट जाइए बराबर से। ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेरी मुलाकात होगी। शेयर कर दीजिएगा इसको ज्यादा से ज्यादा, लाइक पसंद आए तो आपकी मर्जी है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर आप कर सकते हैं ताकि लगातार वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।